हाय एवरीवन, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस चैनल पर आप लोगों के सामने मैं पीवाईक्यूज एनालिसिस के वीडियोस ला रहा हूँ एंड आई एम ब्रिंगिंग पीवाईक्यूज एनालिसिस वीडियोस फॉर यू बिकॉज एग्जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अब एक महीना बचा है एग्जाम को, प्रीलिम्स को, एंड इन 1 मंथ यू शुड ओनली फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और साथ ही साथ जो आपकी तैयारी हो चुकी है उसको रिवाइज करते रहिए। अगर आपने जितने भी मॉक लगा लिए हैं, अब मॉक देने का टाइम खत्म हो गया है। अब उन मॉक पेपर्स को आप रिवाइज करिए और साथ ही साथ पीवाईक्यूज वाले मोड में चले जाइए, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको पता चलेगा जब एग्जाम आप दे के आते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मोड। तो कहीं ना कहीं ये चैनल मैंने बनाया था नवंबर के टाइम पिछले साल, और नवंबर से लेकर अभी तक ये चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिसमें कुछ महीनों से मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत जगह फ्रीलांस और पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। मैंने वनली आईएएस में एज एन एवेल्युएटर अभी काम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने ज्योग्राफी फैकल्टी, इकोनॉमिक्स फैकल्टी के तौर पे काम भी किया है। यूपीएससी स्टूडेंट्स, मोर देन 250 स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है। अलग अलग जगह पे मैंने टीच किया है, दिल्ली, रांची, पटना। तो कहीं ना कहीं जो टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी एक महीना से मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड व्यूज। जो ये 2 वीडियोस मैंने लेटेस्ट डाले थे अभी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जेन्युइन चैनल्स है वो बहुत कम है। और जेन्युइन चैनल्स कम होने के कारण ये दिक्कत जरूर आता है कि लोग को पता नहीं चल पाता है कि वो किस मोड में जाकर तैयारी करे, क्योंकि हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने खुद से इन सब चीज़ों को सीखा था, लेकिन अगर कोई मुझे उस वक्त बता देने वाला होता तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसी कारण मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग स्टैटिक और करंट पोर्शन जो अपने आप खुद से आप तैयारी कर रहे हो वो आप करते रहो। साथ में बस मेरे इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर करे रखो। इस पर वीडियोस आते रहेंगे। एक महीना बाकी है, उससे पहले मैं पीवाईक्यूज के इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिया हूँ और भी वीडियोस आपके लिए बनाते जाऊंगा। तो थैंक यू फॉर ऑल सब्सक्राइबिंग एंड जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे ये वीडियो मैंने ज्योग्राफी के ऊपर बनाया है, ज्योग्राफी कैसे तैयार करना है अभी जो स्टार्ट होगा। तो वैसे ही आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उस तरह के वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट ये 2 वीडियो जो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। ये दोनों वीडियोस लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए एस्पिरेंट्स को, और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है। जेन्युइन कमेंट्स आए मेरे पास, रीच किए लोगों ने कि काफ़ी अच्छे ट्रिक्स आपने बताए। नेक्स्ट, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स में 20 वीडियोस है, जाके जरूर से देख लीजिएगा। सभी वीडियोस मुश्किल से 8 से 10 मिनट के वीडियोस है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के लिए। उसके अलावा ईयर वाइज आप यूपीएससी प्रीलिम्स का मैंने वीडियोस बनाया है 2022-23 पेपर का, वो जाके आप देख सकते हो, और इस पे मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और यूपीएससी स्ट्रेटजी वीडियोस भी जाके आप चेक कर सकते हो जो आपके लिए। तो देखिए, पहला चीज तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, कि ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को कैसे एनालिसिस करना है। मैं सभी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो अंत तक, लास्ट तक ये वीडियो जरूर से देखिएगा कि आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा ज्योग्राफी। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि पैटर्न क्या है ज्योग्राफी में। पैटर्न के अलावा मैं क्या बताऊंगा कि क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हो रहा है। तो पहले मैं पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहा है, फिर आपको अप्रोच क्या करना है। अप्रोच में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोर्स कौन सा फॉलो करता है, एनसीईआरटी फॉलो करना है या फिर कोई अदर बुक्स फॉलो करना है, या फिर करंट अफेयर्स में क्या फॉलो करना है। ये सब चीज़ें मैं एंड में बताऊंगा। तो पहले आपको पीवाईक्यू एनालिसिस वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बाकी पार्ट, अप्रोच वाला पार्ट भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में अंत तक कैसे करना है। तो सबसे पहले पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्टली जो क्वेश्चन रहेंगे ना, कंसेप्चुअल आएंगे। और कैसे कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो प्योरली फैक्चुअल होंगे, मतलब बिना रट के आप उन क्वेश्चन को नहीं बना सकते। अगर नहीं आता है तो स्किप कर देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस मैं बोलूंगा। अगर कुछ नहीं पता है तो स्किप कर दीजिए। पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम हो गए हैं अब, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको
जनरली स्किप नहीं करना चाहिए। इसमें 2-3 स्टेटमेंट रहेगा तो आप थोड़ा नॉलेज आपको है, बेसिक नॉलेज है तो आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, आंसर तक पहुंच जाएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और एक क्वेश्चन आएंगे जिसमें मिक्स आएगा, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, जिसमें एक स्टेटमेंट एकदम फैक्चुअल होगा और एक स्टेटमेंट एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अब पीवाईक्यू 2023, जिसमें हम देखेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे तैयार करना है। तो ज्योग्राफी को तैयार करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, इस वीडियो में खासकर आई विल टॉक अबाउट ओनली 2023 पीवाईक्यू और 2022 पीवाईक्यू, नहीं तो पिछले 2 साल का पीवाईक्यू पे मैं बात करूंगा, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो चेंज हुआ है पैटर्न, उस पर हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पीवाईक्यू को देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बुक फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर रखा है तो बस पीवाईक्यूज को देखकर, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो आप अपनी गलतियों को जाके ठीक कर सकते हो एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, पीवाईक्यू 2023 में पूछा था, जिसमें ये पूछा था तीन नाम दिया था। यहाँ पे तीन आप कह सकते हो ट्रीज के नाम है, जैक फ्रूट, महुआ और टीक। और ये तीनों ट्रीज के बारे में पूछा था कि क्या ये डेसिडियस ट्रीज इनमें से कौन कौन है। तो आपने अगर सीरियस तैयारी की है, एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सीरियसली फॉर यूपीएससी सॉरी, मुझे थोड़ा खांसी है, तो आपको ये चीज जरूर पता होगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी में महुआ और टीक जो प्लांट है, ये आपको डेसिडियस ट्रीज में दिखता है। ये जो महुआ है और टीक है। लेकिन यहाँ पे जैक फ्रूट जो है वो एवरग्रीन ट्री होता है। जैक फ्रूट शायद कटहल को बोलते हैं। कटहल का जो ट्री होता है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। तो अब देखिए यूपीएससी आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन के, जब आप नेचर में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो आपसे जानना चाहता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। जो पत्ते साल भर नहीं शेड करते हैं, ऐसे पेड़ जो अपने लीव्स को नहीं शेड करते हैं, वो एवरग्रीन होते हैं। और ऐसे ट्रीज जो डेसिडियस कौन से ट्रीज होते हैं, जो अपने पत्ते पतझड़ के मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में नए पत्ते आते हैं, पत्ते झड़ते हैं। तो यही चीज चेक करना चाह रहा है, तो आपसे बेसिक नॉलेज चेक करना चाह रहा है। तो यही चीज मैं आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि तीन तरह से क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल, एक आपका स्टैटिक, और एक स्टैटिक और कंसेप्चुअल मिक्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, और स्टैटिक भी है क्योंकि कॉन्सेप्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट से लिंक, और स्टैटिक है क्योंकि डायरेक्ट नाम पूछ दिया है तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल बना दिया। यही मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके देखिए कैसे पेपर को फैक्चुअल बनाया जा रहा है यूपीएससी। यहाँ पे इसके सोर्स की हम बात करें तो आप सोर्स जाके देख सकते हो। ये एनसीईआरटी से मैंने ये पिक्चर उठाया है, और एनसीईआरटी पे आप जाके देखोगे तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में टीक और महुआ जो मैंने अभी आपको बताया ये क्लियरली मेंशन है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि ज्योग्राफी को तैयार कैसे करना है, वो इस वीडियो पे देख सकते हैं कि कैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो लाइन बाय लाइन और लाइन बाय लाइन उसको डिकोड करते हो, तो एग्जाम में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर अभी भी बेसिक वो पूछ रहा है, बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये देखिए जैक फ्रूट का पेड़ है, ये आपने देखा भी होगा। ये जो है ये आपका टीक है, ये पतले पतले पेड़ होते हैं, ये आपने देखा होगा। ये जनरली डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जो जैक फ्रूट है ये अपना टीक, और यहाँ पे आपको महुआ दिखेगा। ये महुआ छोटा छोटा फल टाइप का होता है, इससे बहुत सारे जूसेस काइंड ऑफ बनाया जाता है। तो महुआ काफी ज्यादा अलग अलग स्टेट में अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इन चीजों को जैसे ही आप पढ़ते हो तो एक बार गूगल कर लिया करो पीवाईक्यूज को, यही मैंने आपको बताया था। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में कैसे रिपीट कर रहा है यूपीएससी क्वेश्चन। आप ये चीज देखते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा था कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। अब देखिए यहाँ पे बेसिक पूछ रहा है, झेलम रिवर। अब झेलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको ही पता है, इंदस रिवर। और इंदस रिवर जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में तो आपको पता है कि 3 रिवर सिस्टम तो आपको मेनली नॉर्थ में पढ़ना ही है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और फिर साउथ में कृष्णा, कावेरी। ये सब मेजर रिवर्स है, वो तो आप डिटेल में पढ़ के जाते हो। तो क्या इंदस आप पढ़ के जाओगे तो झेलम तो आपको पढ़ के जाना ही है। तो यहाँ पे झेलम
के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या उलर लेक वहां से पास कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उलर लेक भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड है, तो वेटलैंड में भी जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट नहीं मानूंगा। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा स्पेसिफिक पूछा था स्टेटमेंट, क्योंकि डायरेक्टली फीड, अब देखिए यहाँ से बहुत लोगों ने बोला था कि एक्सेप्शन, जब डायरेक्टली फीड इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो हमेशा गलत होता है, लेकिन ये कह नहीं सकते कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज को देखो कि डायरेक्टली फीड्स जो है, अब ये डिफिकल्ट हो जाएगा। और मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कांवड़ लेक। अब देखिए ये जो कांवड़ लेक इसने पूछा है ना, ये कांवड़ लेक न्यूज में था। इसी कारण मैं आपको बोलता हूँ कि न्यूज पेपर और ये सब चीज का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम जब प्रीलिम्स है उसको अगर आपको निकालना है तो आपको स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये गंडक रिवर जो है, ये आपकी गंगा में आके मिलती है। पटना के पास एक जगह है, वहां पे आके सोनपुर के आसपास ये गंडक मिलती है, और फिर गंडक रिवर के नाम पे ही एक और रिवर है बिहार में जो बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। और बूढ़ी गंडक जो है वो ये कांवड़ लेक में, कांवड़ लेक जो एक वेटलैंड है, और बिहार में एक ही वेटलैंड है, और ये कांवड़ लेक बेगूसराय में पड़ता है, और वही एकमात्र वेटलैंड है बिहार का। इसीलिए ये न्यूज में पूछा था, क्योंकि बिहार का उस साल इसे डिक्लेयर किया गया था वेटलैंड। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। कोलेरू लेक के बारे में आपको पता ही होगा, और कृष्णा रिवर के बारे में ये बेसिक है। झेलम रिवर और उलर लेक, यहाँ पे आप देखोगे मैप में तो यहाँ पे आपको झेलम रिवर दिख रहा होगा। ये रिवर झेलम है, और ये झेलम रिवर कहीं ना कहीं यहाँ इस एरिया में बह रहा है, ये वाले एरिया में। और यहीं पर आपको दिख रहा है उलर लेक यहाँ पे। तो वेटलैंड उलर लेक बहुत न्यूज में रहता है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और झेलम रिवर में काफी न्यूज में रहता है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ के जाना था, और ये आपको एनसीईआरटी के बुक में ये दिया होगा, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सोर्स इसका एनसीईआरटी से मैंने लिया है। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिए कोलेरू लेक यहाँ पे, और कृष्णा रिवर कुछ ऐसे आके यहाँ पे मिलती है। तो कृष्णा जो रिवर है वो महाराष्ट्र और ऐसे आके कर्नाटका फिर आंध्रा, ये होते हुए यहाँ पे आके मिलती है। तो ये डायरेक्टली फीड नहीं करती है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो वो स्टेटमेंट डिफिकल्ट था, लेकिन उसके अलावा पहला स्टेटमेंट जो था वो सही था, और तीसरा स्टेटमेंट जो था वो गलत था, जो मैंने आपको बताया बूढ़ी गंडक। तो उसमें शायद एक ही स्टेटमेंट, ओनली वन पेयर सही था। ये देखिए कृष्णा रिवर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला कृष्णा रिवर है। और यहाँ पे कृष्णा रिवर जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और जाके कोलेरू लेक में मिलती तो है, लेकिन डायरेक्टली फीड नहीं करती है, यही आपसे पूछा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये गंडक रिवर है, जो मैंने आपको बताया ना, गंगा जो है, हमेशा याद रखिएगा, ये बिहार को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार। और नॉर्थ बिहार में जो नदियां हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नदियां हैं, तो बिहार में एक बार देख के चले जाइएगा, यूपीएससी में आजकल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए घाघरा नदी है, यहाँ पे गंडक नदी है। तो घाघरा और गंडक दोनों जो नदी है यूपी से आती है और बिहार में आके गंगा में मिल जाती है। और गंडक नदी जहाँ पटना के पास यहाँ पे देखिएगा मिलती है, इसके आगे जाते जाते बेगूसराय में, ये गंगा में, ये गंगा के आगे यहीं पर कांवड़ लेक है। लेकिन इसके आगे आप चलते जाइएगा तो ये देखिए आप दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नदी है बूढ़ी गंडक, और ये गंडक नहीं है, बूढ़ी गंडक है, और ये आकर कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो जगह है ना, ये बेगूसराय है। सॉरी मैंने ये बोल दिया था, ये जो जगह है ये आपका बेगूसराय है, और यहीं पर आकर, ये बेगूसराय के आसपास आकर बूढ़ी गंडक मिल रही है। और क्वेश्चन में देखिए नाम से कैसे कभी कभी वर्ड प्ले करता है, इसी कारण मैं बताता हूँ यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो कभी वर्ड प्ले भी करेगा। गंडक की जगह, बूढ़ी गंडक की जगह उसने गंडक डाल दिया, तो काफी जगह डेप्थ में पूछ रहा है। लेकिन ठीक है, गंडक नदी आपको पता होना चाहिए। गंडक नदी, देखिए गंगा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ना, गंडक है उसमें। तो गंडक के बारे में थोड़ा सा आपको गूगल करके जाना चाहिए, और पीवाईक्यूज में पूछा है तो आने वाले टाइम में हो सकता है पूछेगा। और कांवड़ लेक जो है ये न्यूज में था, देखिए 14 अक्टूबर 2023, और इवन 12 नवंबर 2020, इस तरह से ये हमेशा न्यूज में रहा है। ये पीछे के न्यूज पेपर आप उठा के देखिएगा तो बिहार का फर्स्ट रामसर साइट था, फर्स्ट वेटलैंड था बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, तो कहीं ना कहीं न्यूज में बना हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड। अब मार्शलैंड किसको बोलते हैं, जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है काफी ज्यादा टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, भीतरकनिका मैनग्रोव। अब ये भीतरकनिका मैनग्रोव जो है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि रिपीट कर रहा है यूपीएससी। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा स्लाइड्स में कैसे। ये भीतरकनिका मैनग्रोव है, मैनग्रोव तो आपने पढ़ा ही होगा, सुंदरबन जैसे मैनग्रोव है, वैसे ही उड़ीसा में भीतरकनिका मैनग्रोव है। और ये बार बार पूछता है
तो इसलिए ऑप्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा इस चीज़ को कि हाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो एक्सटेंसिव मार्शलैंड पूछा है, तो मैनग्रोव कभी मार्शलैंड जनरली होगा नहीं। और यहाँ पे इसका आंसर रन ऑफ कच्छ था, क्योंकि आपको ही पता है कि जब आप गुजरात का मैप देखते हैं तो गुजरात का जो मैप है उसमें आपको क्या दिखता है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है और यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बत है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बत। और ये जो कच्छ वाला एरिया है यही उठा के पूछा था। ये जो एरिया है पाकिस्तान से भी आप मिलता है, लगता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और कहीं ना कहीं यहीं पर सर क्रिक करके जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो भी है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीजें आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब, तो ये जो मैंने आपको बताया ना भितरकनिका मैनग्रोव, ये देखिए उड़ीसा का कोस्ट है और उड़ीसा के कोस्ट पे, ये उड़ीसा का कोस्ट आपको दिख रहा होगा। उड़ीसा का जब डिटेल कोस्ट में देखिएगा तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है। देखिए अभी भितरकनिका मैनग्रोव पूछा है, अगले साल 2024 में इस साल क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही तो वो बना रहा है क्वेश्चन। पिछले 2 वीडियोस आपने देखे होंगे, रिपीट कहाँ से कर रहा है, वो इन्हीं से क्वेश्चन बना रहा है। अब देखिए रूसी कुलिया रिवर जो है या महानदी रिवर, ये यहाँ से पूछेगा कि क्या ये रिवर भितरकनिका मैनग्रोव्स पे आके मिलती है, क्या गहिर माथा सेंचुरी, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बैतरनी रिवर, क्या ब्राह्मणी रिवर इस भितरकनिका मैनग्रोव के, भितरकनिका नेशनल पार्क पे आके मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि देखिए वैसा ही क्वेश्चन इस बार फ्रेम किया है, तो नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, इस ईयर वैसे ही क्वेश्चंस वो फ्रेम करता जाएगा, यही मेरा कहने का मतलब है। और आप देखिएगा जब भितरकनिका हमेशा न्यूज में रहा, अप्रैल में था न्यूज में, एग्जाम मई जून में वो होता है। और आपको पता है G20 के कारण भी रन ऑफ कच्छ जो था वो न्यूज में था। देखिए नवंबर 2022 23 में पूछा था रन ऑफ कच्छ, जो मैंने आपको दिखाया। तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आ रहा है, रन ऑफ कच्छ आया, G20 के कारण इंपॉर्टेंट बना, और G20 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको ही पता है। और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, G20 से रिलेटेड ये सब चीजें जो होती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो वैसे ही मैनग्रोव्स में भितरकनिका हमेशा न्यूज में रहता है, आपको पढ़ के जाना है। रन ऑफ कच्छ न्यूज में था, उस साल पढ़ के जाना चाहिए। देखिए 2000, अभी मैंने बताया ना कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूँ, एक पीवाईक्यूज एनालिसिस भी और दूसरा रिपीट भी। अभी मैंने आपको बताया था कि भितरकनिका मैनग्रोव्स 2023 के क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था कि एक ऑप्शन में डाला था जहाँ पे पूछा था कि लार्जेस्ट मार्शलैंड क्या है, जहाँ पे पानी लग जाता है वो टाइप की। लेकिन उसके एक ऑप्शन में भितरकनिका मैनग्रोव था। अब 2017 का आप क्वेश्चन करके जाते तो यहाँ पे आपको भितरकनिका मैनग्रोव के बारे में पूछा था कि घड़ियाल कहाँ पे पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है। उड़ीसा में जो भितरकनिका नेशनल पार्क है जहाँ पे मैनग्रोव पाया जाता है, वहीं पर घड़ियाल पाए जाते हैं। और अगर आप 2017 के पेपर को सीरियसली तैयारी करके जाते, 17 के सभी पीवाईक्यूज को, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक साल का अगर आप पीवाईक्यू बना रहे हैं किसी दिन बैठ के, तो आप एक साल का नहीं बना रहे, आप वहाँ पे 100 क्वेश्चन नहीं बना रहे, वहाँ पे आप 400 क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन से चारों ऑप्शंस को आप नोट डाउन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो आपको पता होगी जब आप सीरियस तैयारी में कूद जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होगी, तो आपको डायरी रखना है, वहाँ पे वो चीज नोट डाउन करना है। तो भितरकनिका मैनग्रोव्स जो है ये पूछा था। अगर आपने इसको पढ़ लिया होता तो आप 2023 का क्वेश्चन में एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, क्योंकि देखिए एक से दो ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो ना, तो आप क्वेश्चन के नजदीक पहुंच रहे हो। यूपीएससी में हार्डली, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में हार्डली आपको 20 क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आ रहा है ना, 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा। बाकी 80 क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने नॉलेज बेस पे लगाइए, चाहे आप वो लॉजिकल गेसिंग पे लगाइए। मैं तो यही बोलूंगा पहले नॉलेज बेस पे लगाइए हमेशा। और नॉलेज बेस पे 80 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन में भी लगाया, तो 30 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी होगा कि सही होगा, 30 गलत होगा। वैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जितने लोगों ने प्रीलिम्स निकाला है उनके वीडियोस आप देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सिलेबर मार्क्सलेट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये 2023 का क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन, ये 2023, ये 2017। अब यहाँ पे भितरकनिका मैनग्रोव से उठा के आपको पूछ दिया, यहीं पे क्वेश्चन होता है रिपीट यूपीएससी में, हमेशा याद रखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, अमरकंटक हिल सर, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अच्छे से डिटेल में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो। ये अमरकंटक हिल्स मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा कि इंडिया का ये मैप, रफ मैप बना रहा हूँ मैं,
यहाँ से अमरकंटक एक प्लेटू है मध्य प्रदेश में, और वहाँ से एक नदी गुजरती है जो कि नर्मदा नदी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी के ऊपर में जो है माउंटेन रेंजेस है, और नीचे के भी माउंटेन रेंजेस है। ऊपर जो माउंटेन रेंजेस है वो कौन सा माउंटेन रेंज है, मैंने आपको बताया था विंध्या रेंजेस, और नीचे सतपुरा रेंजेस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, सायद्री। सायद्री कहाँ पे पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र वाले रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पे वर्ड प्ले किया। वर्ड प्ले कितनी बार करता है, गंडक की जगह बूढ़ी गंडक, शायदरी, सतपुरा की जगह शायदरी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया शेषाचलम हिल्स, ये भी रिपीट किया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रेड सैंडर्स एक साल पूछा था, 2016 में रेड सैंडर्स पूछा था कहाँ पे लाल चंदन पाया जाता है। और आपको ही पता है लाल चंदन कहाँ पे पाया जाता है, तो शेषाचलम में पाया जाता है। शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जब आप जाओगे ये वाले एरिया में, तो वहाँ पे है आपका शेषाचलम हिल्स, जहाँ पे तिरुपति का मंदिर भी है। और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। वैसे ही बिलीडंगन हिल्स आपसे पूछा था कि कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंजेस, तो नहीं, सतपुरा रेंजेस में नहीं है, वो कर्नाटक में है। तो इसका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं था, नन था इसका आंसर। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक चीजें हमेशा ज्योग्राफी में याद रखना। तो ज्योग्राफी में तैयारी कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को अभी तक देख के आपको क्या लग रहा है, बेसिक चीजें पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, आप खुद देखिए। अमरकंटक हिल्स, बेसिक कीवर्ड पकड़िए ना क्वेश्चन। अमरकंटक हिल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी खोल के देखिए, दिया हुआ है। अमरकंटक हिल्स के बाद शेषाचलम हिल्स नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है। क्या आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में जो चीजें बताई कि डेसिडुअस फॉरेस्ट, टीक, महुआ, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है। रिवर्स में कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, झेलम, इंदस रिवर सिस्टम नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है। तो ये सब बेसिक चीजें तो ज्योग्राफी में पूछ रहा है, और बेसिक सोर्स से पूछ रहा है, एनसीईआरटी से पूछ रहा है। अब यहाँ पे अमरकंटक प्लेटू आपको तो पता ही है, कोई भी स्टूडेंट को पता होगा कि अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा नदी निकलती है, और एक और नदी निकलती है सोन नदी, जो बिहार में जाके पटना में मिलती है। दो नदी निकलती है इस प्लेटू से। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले स्लाइड में बताया था ना, कि कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कैसे फैक्चुअल पूछता है, कि यहाँ पे मिक्सिंग भी पूछता है। तो ये जो ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था। अब इसका सोर्स भी मैं बताऊंगा आपको कहाँ पढ़ना है, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज वॉच फुल वीडियो। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था कि इन ए सिस्मोग्राफ पी वेव्स और एस वेव्स पे, तो पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन, एंड एस वेव्स पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो ये भी दोनों एकदम सही स्टेटमेंट है, बेसिक क्वेश्चन पूछा है। देखिए अर्थक्वेक जब आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी की किताबें एनसीईआरटी उठाते हो, तो सबसे पहले तो आप यही चीजें पढ़ते हो, पी वेव के बारे में, एस वेव के बारे में, सरफेस वेव्स के बारे में, यही सब चीजें तो पढ़ते हो। तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, वो सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये देखिए फिर से, अब देखिए फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था ना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, तो देखिए रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एवरग्रीन फॉरेस्ट रिपीट हो रहा है। तो यहीं पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है यूपीएससी। तो रिपीट, ये एसएससी का एग्जाम तो है नहीं कि डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि बाबर के बाद कौन आया था। समझ रहे हैं ना आप चीज, ये लो लेवल एग्जाम तो है नहीं, एक बड़ा सा सिविल सर्विस एग्जाम है, इससे आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं। तो यहाँ पे थीम रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है। थीम क्या है यहाँ पे, रेन फॉरेस्ट मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछा है सोयल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए बेसिक एनसीईआरटी से पूछा है, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। यानी ये कहना चाह रहा है फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में कि जो मॉइस्चर ज्यादा होता है, देखिए आपको ही पता है कि इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पे होता है। इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट है वो जनरली आपका साउथ साइड में होता है, वेस्टर्न घाट में, और नॉर्थ ईस्ट में होता है। यही दो जगह होता है, और फिर अंडमान निकोबार आइलैंड। और पूरा विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास होता है रेन फॉरेस्ट, पाया जाता है 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के जस्ट नीचे, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे जो ये पेड़ पाए जाते हैं ना, पे रेनफॉल ज्यादा होता है, इसी कारण ये इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। सभी कुछ ज्योग्राफी में क्लाइमेट, अगर देखिए रेनफॉल अगर कहीं पे ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मतलब एवरेज से ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा जनरली। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगा, मॉइस्चर होगा। और मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पनपेंगे। ये चीज आपने खुद, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपने देखा होगा कि जैसे बारिश का टाइम आता है जुलाई अगस्त में, तो कितना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं वायरस, फंगी, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा ब्रेड का स्लाइस कैसे सड़ जाता है एक दिन में। और वही चीज गर्मी में
जब ह्यूमिड एटमोसफेयर नहीं होता है या फिर विंटर में, तो वो चीज़ें जल्दी ज़्यादा दिन तक सही रहता है, फ्रेश रहता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है वहाँ पे। ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेगा। ऑर्गेनिज्म जब ज़्यादा रहता है तो जनरली होता क्या है कि बारिश जब ज़्यादा होता है तो सॉइल जो मिट्टी होती है उससे न्यूट्रिएंट्स धुल जाती है। जितना ऑर्गेनिज्म भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में हमेशा एक फैक्टर नहीं है, रेनफॉल भी एक फैक्टर है। तो रेनफॉल रेंज जब ज्यादा होता है तो सभी मिट्टी में जितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब एनपीके आपने पढ़ा होगा ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब धुल जाते हैं क्योंकि बारिश ज्यादा हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था और दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस तरह से आंसर था इसका। तो अब मैंने आपको बताया ना कि ये क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हुआ, देखिए 2023 में ही रिपीट कर दिया। 23 में डेसिडियस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, और फिर से एक और क्वेश्चन पूछा जिसमें आपसे पूछ रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिट्टी कैसी पाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स कैसी पाई जाती है। तो थीम क्या है जो रिपीट हो रहा है, वो है आपका वेजिटेशन। एनसीईआरटी में जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ाए गए हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, वो आपका थीम हो गया रिपीटिशन का। तो उसको जाके आपको पढ़ लेना है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, 2016 में रेड सैंडर्स जो है, ये लाल चंदन पाया जाता है। मैंने आपको बताया ना आंध्र प्रदेश में ये है, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है पुष्पा, और ये सब बॉलीवुड ये सब चीजें देखते नहीं। देखिए सिविल सर्विसेज आइसोलेशन में नहीं निकलता है। सिविल सर्विसेज हर चीज में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। कोई आपसे लॉजिकल बात कर रहा है ना मूवीज के ऊपर, तो उससे लॉजिकल बात करिए, पॉलिटिकल बात मत करिए, किसी से लॉजिकल बात करिए, वहां से सीख लीजिए चीजों को। तो देखिए रेड सैंडर्स जो है ये पाया जाता है कहाँ पे, तो ये पाया जाता है सिसाचलम हिल्स में। और इस तरह से तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ज्योग्राफी में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताया था, पर ये ज्योग्राफी स्पेसिफिक वीडियो तो मैं आपको फिर से ये चीजें बता रहा हूँ। अब कल होके अमरकंटक हिल्स पूछा है और अमरकंटक हिल्स को रिपीट करके कहीं और कुछ पूछ देगा, साइदरी को रिपीट करके वेस्टर्न घाट में कुछ पूछ देगा, सतपुरा को रिपीट कर देगा। कीवर्ड्स को पहचानिए, ऐसे ही यूपीएससी करता है। और देखिए यहाँ पे रिवर्स इंपॉर्टेंट, रिवर्स से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इस बार मैंने आपको बताया कैसे आपका ये क्या बोलते हैं, इंडस रिवर सिस्टम पे पूछा ना आपसे, ये झेलम झेलम नदी के बारे में पूछा। तो वैसे ही करके देखिए कावेरी कृष्णा हमेशा न्यूज में रहता है। कावेरी 2016 में पूछेगा और कावेरी में ही फिर से पूछ देगा कौन सा स्पीसीज पाया जाता है, जैसे ब्लूफिन मार्सरी। ये सब पुराने वीडियोस में मैंने आपको, इससे पहले वाले वीडियोस में जिसमें ऑलमोस्ट 900 व्यूज अभी तक आ चुके हैं 2 दिन में, वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने आपको डिटेल में सब चीजें बताई। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब देखिए 19 का क्वेश्चन यहाँ पे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, और ये रिपीट कहाँ हुआ था, गैंडीकोटा कैनियन पूछा था आपको 2022 में। पूरा पूरा तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन। अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है ज्योग्राफी में। मैंने आपको पहला स्लाइड में इसी का ना अच्छे से समझाया है कि कॉन्सेप्चुअल क्या है, स्टैटिक क्या है। तो आपको तैयारी जब करना है ना, तो आपको कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट्स पहले पढ़ लेना, अभी मैं बताऊंगा कैसे। उसके बाद आप फैक्चुअल पार्ट्स पढ़ोगे। यहाँ पे इसका आंसर था पेन्ना, कावेरी नहीं था। लेकिन कावेरी आप पढ़ के जाते तो आपको पता होता है कावेरी में कोई गैंडीकोटा कैन्यन नहीं होता है, और आपको ये चीज पता होता है तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते। और एलिमिनेशन से आप 3 ऑप्शन पे आते हैं। अब इस ऑप्शन को आपको मंजीरा पता होता तो इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते। तो वैसे ही ये गेम जो है ना एलिमिनेशन का, प्रीलिम्स में ऐसे ही निकलता है। प्रीलिम्स ऐसे ही आप क्वालिफाई करते हैं जब आप एलिमिनेशन को समझने लगते हैं विथ द नॉलेज बेस। जो मैं चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है यूपीएससी में, थीम कैसे रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली अब सोर्स की बात करते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। एनसीईआरटी में जाके रिवाइज करना स्टार्ट करिए। देखिए ज्योग्राफी 2 दिन में खत्म हो जाता है, तो अभी टाइम है, 2-3 दिन लगाइए, इसको अच्छे से पढ़िए। फिजियोग्राफी जो चैप्टर है क्लास 11th वाले बुक में आपको मिल जाएगा फिजियोग्राफी, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें रिवर्स जो जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूर से पढ़िएगा। लेक्स जो है इम्पोर्टेंट है, हिल्स, माउंटेन्स, ये सब जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पासेज, माउंटेन पासेज, जोजिला, ये सब इंपॉर्टेंट पासेज पढ़ लीजिएगा। लेक्स पढ़ लीजिएगा, वेटलैंड पढ़ लीजिएगा, रिवर्स पढ़ लीजिएगा, और उन चीजों को थोड़ा थोड़ा गूगल कर लीजिएगा कि क्या करंट अफेयर्स लिंक करके पढ़िएगा, कि करंट अफेयर्स में कुछ न्यूज में रहा है तो देख लीजिएगा एक बार, तो ये काफी हो जाएगा। ये हार्डली आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, पर थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट स्टूडेंट को ही करना पड़ता है, तो माइक्रो मैनेजमेंट पार्ट करिएगा खुद से, मजा भी आएगा। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज एनसीईआरटी से पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th या 10th के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, जिसमें कहाँ पे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, कौन सा रिसोर्सेज पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था सेल गैस वाला, अगर आपको याद होगा,
पूछा था उसमें शेल गैस कहाँ कहाँ इंडिया में पाया जाता है, तो जैसे कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे में पाया जाता है, जैसे आपका इंडस गंगा वाला प्लेन में पाया जाता है। तो इस तरह से मिनरल्स एंड रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इंडियन मॉनसून जरूर से पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता है, पिछले 2 3 4 साल से नहीं पूछा है लेकिन प्रोबेबिलिटी है इस साल पूछेगा। अल नीनो, ला नीना, ये सब जो कॉन्सेप्ट है मॉनसून में जरूर से पढ़ के जाइएगा। फैक्टर्स पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि मॉनसून कैसे इंडिया में आता है, ये सब चीजें क्वेश्चन बना सकता है। और मॉनसून में जो साइक्लोन वाला पार्ट है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है, वो पार्ट जरूर से पढ़िएगा, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। यही सब कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। मैंने ये पूरा एनालिसिस किया है ज्योग्राफी का, तब मैं इस पे आया हूँ। और मैं बता दूं, इससे बाहर ज्योग्राफी में ज़्यादातर नहीं पूछता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड रेनफॉल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको अभी बता दिया पीवाईक्यूज के माध्यम से। और फिजियोग्राफी भी कितना इंपॉर्टेंट है कि रिवर से क्वेश्चन 2023 में पूछा है, झेलम वाला। नेचुरल वेजिटेशन से दो दो क्वेश्चन पूछा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, और साथ में वो मिट्टी वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कैसे नेचुरल वेजिटेशन से भी क्वेश्चन पूछा है। अब एनसीईआरटी में आपको इतने चैप्टर्स पढ़ लेने हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बुक आती है जीसी लोएंग, आपके पास होगी, अगर नहीं है तो इसे देख लीजिएगा। इसमें कुछ चैप्टर्स है जैसे अर्थ क्रस्ट, जो मैंने आपको पी वेव और एस वेव वाला क्वेश्चन बताया ना, वो आप एनसीईआरटी से छोड़, एनसीईआरटी में एक अलग किताब आती है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जीसी लोएंग से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी किताब है, फॉरेन राइटर की है, लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में डायग्राम से समझाया है। तो अर्थ क्रस्ट वहां से पढ़ लीजिएगा, जिसमें पी वेव्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक, जियोमॉर्फोलॉजी के जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए काफी है। फिर आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल रीफ्स बताया है, वो पढ़ लीजिएगा कि कैसे बैरियर रीफ होता है, अटॉल्स होते हैं, इस तरह के जो डिफरेंट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स होता है वो चीज पढ़ लीजिएगा। ओशियनोग्राफी पढ़ लीजिएगा, छोटा ही दिया है और अच्छा से दिया है, जिसमें डिटेल्स में बताया है कि ओशियनोग्राफी में जो कॉन्टिनेंटल ये ड्रिफ्ट है, ये सबसे जो चीजें क्रिएट हुई। और साथ ही आपको ओशियनोग्राफी में सैलिनिटी के ऊपर क्वेश्चंस दे रखा है, वहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्परेचर और सैलिनिटी के बीच का रिलेशन दे रखा है, वहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ये सब जो देखिए क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल 2023 में पूछा है ना आपसे पी वेव एस वेव, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो वो यहाँ से ओशियनोग्राफी से भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है, इंडियन मॉनसून से भी कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसके जो बेसिक क्वेश्चन, कोई हाई फाई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं बना रहा है वो, पी वेव एस वेव का आपसे बेसिक जानना चाह रहा है, तो वो बाकी क्वेश्चंस भी पूछेगा तो वैसा ही पूछेगा। और उसके अलावा करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि गैंडी कोटा कैनियन जो मैंने आपको दिखाया उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूज़पेपर से ही बनेगा। न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ में था पेन्नार नदी पे, तो पेन्नार नदी, आप हर नदी इंडिया का नहीं पढ़ सकते, इंडिया में बहुत ज्यादा नदी है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से करना होगा, तो ज्योग्राफी को आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। या फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको लिवेंट करके एक टर्म बताया था, लिवेंट पूछा था, वो भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन था। बहुत लोग उसे आईआर भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा ज्योग्राफी था, क्योंकि लिवेंट जो टर्म है वो पूरा पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपका मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी के ऊपर क्या है, यूरोप है, और मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है उसके नीचे क्या है, अफ्रीका है। मेडिटेरियन सी के ईस्ट में क्या है, एशिया है, तुर्की है। तो ये जो ईस्ट वाला साइड है ना, एशिया वाला, इसी को लीवेंट साइड बोलते हैं। तो सब ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली वो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से पूछता है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि कैसे ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना है, कैसे आपको। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बनाई, लॉन्ग वीडियो हो गया है, पर ये वीडियो पूरा देख लीजिए आप, जिसमें आपको पता चल गया कि कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से जाके रिवाइज करना है, और कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। इसके अलावा आपको ओवरऑल में बात करूँ प्रीलिम्स में, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, जहाँ पे आप पहले आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल, पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे 2022 से, 2022 नहीं, मैं तो 2021 बोलूंगा, 2021 से पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, पर 2021, 22 और 23 जो पिछले 3 साल का पेपर है ना प्रीलिम्स का, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन इंक्रीज हो गया है। तो आप फैक्चुअल को इग्नोर करके नहीं जा सकते, इवन लूसेंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो फैक्चुअल को इग्नोर मत करिएगा। डोंट रैंडमली फॉलो अदर्स, जो लोग का ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया, जो 1 2 3 साल से प्रीलिम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की बातों को मत सुनिएगा। उन लोगों के साथ हमेशा तैयारी को अपग्रेड रखिएगा, सिंक में रखिएगा, जो लेटेस्ट पैटर्न से अपग्रेड है वैसे चैनल्स देखिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जेन्युइन चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करिए कि आपको कौन से और टॉपिक्स पे वीडियोस बना के लाऊं, तो मैं आपको दूंगा उस टॉपिक पे वीडियो।
अपना अप्रोच मतलब अपना अप्रोच डिस्कवर करिए। कहीं ना कहीं कोई बोल दे कि 40 मॉक लगा लीजिए प्रीलिम से पहले, तो बेवकूफ टाइप 40 मॉक्स मत लगाने बैठ जाइए। जहाँ पे 10 मॉक से भी अपनी गलती को पहचान पाते हो। मॉक्स देने का मतलब होता है अपनी गलती को पहचाना, कहाँ पे आपका वीक पोर्शन रहा है, उस वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने का। तो अपना अप्रोच बनाइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो बिना मॉक्स के ही प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो हर कोई का अपना एक अप्रोच होता है। फिर नॉलेज, हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा पहले नॉलेज लगाइए, उसके बाद लॉजिकल गेस लगाइएगा, और लास्ट में डोंट इग्नोर सी सेट। सी सेट के कारण 21, 22, 23 पिछले 3 साल में सी सेट के कारण बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। जीएस 1 क्लियर हो रहा है पर बाकी चीजें नहीं क्लियर हो रहा है। तो होपफुली आपको, इतना लंबा वीडियो मैंने बना दिया ज्योग्राफी के लिए, लेकिन जो बेसिक क्रक्स था, जो बेसिक स्टोरी था, जो बेसिक कंक्लूजन था, यही था कि एनसीईआरटी पढ़िए, रिवाइज करिए, मेजर रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स, ये सब चीजें पढ़ के जाइए, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट में वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो इसीलिए होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए कि एक जेन्युइन चैनल है। तो थैंक यू।